Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, मीर वहीद. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा और यू कैन से अनदर कंपोनेंट विच आई विल स्टार्ट टुडे इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे. हम अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस को मैं थोड़ा सा आप जूम करूँगा. यहाँ पर आप देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये हमने कवर किया हुआ है. इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो जितना पढ़ा है मैंने उतना पढ़ना है. टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पर PDF आपका अवेलेबल मिलेगी. वहाँ पर एक्स्ट्रा MCQs भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी होंगे. अगर आप उनको पढ़ोगे तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़रूरत नहीं. बट जो भी मैंने मैराथन सेशन में पढ़ा है उसको पहले देखो, आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा. जो हम एफर्ट्स यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है. इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, और यू कैन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने करवा दिया है. मतलब आपका जो है ये दो पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे और ह्यूमन राइट्स, ये साथ साथ ही चलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लंबा है, बहुत लंबा है. मतलब ये 5-10 टॉपिक्स मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन जाता है. ठीक है, पूरा सिलेबस मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना ये वास्ट हमें देखने को मिल रहा है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ से क्वेश्चन पूछे, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, 40-50 चैप्टर्स है. बट 40-50 चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं. जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके NT के सिलेबस के साथ, आपके NT के एग्ज़ाम में, तो वो हम करेंगे. क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे चैप्टर जो है हमें देखने को मिलता है. तो हम पहले बेस से ही स्टार्ट करेंगे. यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपको याद रखना है. क्योंकि ये फैक्चुअल ज़्यादा है और यहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखने की ज़रूरत है. ठीक है, फिर बाकी भी मैं कराऊंगा आपको. पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी करेंगे और बीच में मैं आपको ये बता के रखूंगा. मैं आपको डेमोग्राफी के ऊपर आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैं मैराथन दे दूंगा. आपको मैं टाइप्स ऑफ साइल के ऊपर मैराथन दे दूंगा. आपको रिवर्स और लेक्स के ऊपर मैराथन आ जाएगा. यू विल आल्सो गेट मैराथन ऑन डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैराथन, इसमें मैराथन. तो यहाँ पर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में 1-2 मैराथन्स आ जाएंगे. सिंगल में पॉसिबल नहीं, ये भी काफ़ी वास्ट है. इंडियन इकॉनमी भी मैराथन तो बाद में देखेंगे, बट इंडियन इकॉनमी को टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि मैराथन जो है वो काफ़ी जो है जल्दी में हो जाएगा. क्योंकि इंडियन इकॉनमी समझने वाला टॉपिक है. पॉलिटिकल और इंडियन यहाँ पर ये भी समझना है. तो क्योंकि ये कोर है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के. तो इसीलिए यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, जो भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो ये उसके लिए भी वैलिड है, जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं. सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे. बर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑथेंटिक सोर्स से कंटेंट है. बिल्कुल आपको इस कंटेंट को पूरा याद रखने की ज़रूरत है. बर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ कैसे हुआ, मतलब क्या है यहाँ पर, हाउ द आइडिया स्टार्टेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ है. सबसे पहला हम देखेंगे 1934. डेट याद रखना है. M.N. रॉय, ए पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट, सजेस्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम. 1934 में एक पर्सन था जिसका नाम था M.N. रॉय. ठीक है, इसने शुरुआत किसकी की थी? कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी उसकी शुरुआत M.N. रॉय ने ही डाली थी. और इसे M.N. रॉय ने सजेस्ट किया था, आइडिया दिया था किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार इसने दिया था. ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है. सेकंड, 1935 में क्या हुआ? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने ऑफिशियली डिमांड की है. किसने? INC ने ऑफिशियली डिमांड की है ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करे? फ्रेम करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. डेट्स को याद रखना है. ये 1930s में सारी गेम चल रही है. ये जो चल रहा है ना 1930s में, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर ये साथ साथ ये चीज़ें चल रही थी. 1938, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस. जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ का डिक्लेरेशन किया है. उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फ्रेम करना है लेकिन ब्रिटिश का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हम खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे. एंड बाय एन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. और इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी इसको. और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मेंबर्स होंगे उनको हम इलेक्ट करेंगे. कैसे इलेक्ट करेंगे? एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए से हम करेंगे. तो ये याद रखना है. 1940 में क्या हुआ था? अगस्त ऑफर आया था. फिर 1940 में 2 साल के बाद एक ब्रिटिश कमिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, अगस्त ऑफर था.
ठीक है। तो इसमें जो चेयरमैन था इसका अगस्त था, आप बोल सकते हैं अगस्त ऑफर, उसने कुछ ऑफर प्रोवाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ऑफर क्या था, ब्रिटिश एक्सेप्टेड द आइडिया इन प्रिंसिपल, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये आइडिया जो है एक्सेप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो आइडिया था, ठीक है। फिर 1942 की बात करें, क्रीप्स मिशन ब्रॉट ए प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, फिर एक और मिशन 2 साल के बाद आया, क्योंकि यहाँ से चल रहा था वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो एक एक करके ये मिशन भेज रहे थे, क्योंकि इंडिया का सपोर्ट उनको चाहिए था। तो क्रीप्स मिशन ब्रॉट ए प्रपोजल, क्रीप्स मिशन सब प्रपोजल लेकर आया था, किस लिए आया था, फॉर फ्रेमिंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, लेकिन वो भी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी, इसने इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को रिजेक्ट किया। तो क्रीप्स मिशन, इसलिए हम बोलते हैं क्रीप्स मिशन इज ए फेलियर, वाज ए फेलियर, बिकॉज मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट। मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग सारी कम्युनिटीज़ जो थी उनके साथ ब्रिटिशर्स को बात करनी पड़ती थी, तो मुस्लिम लीग इस आइडिया को रिजेक्ट किया। बस यहाँ पर पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, 1935 से लेकर 1942 तक की जितने भी ये डेट्स हैं, ये टिप्स पे होने चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट डेट 1946 में हमें जाना है, लेकिन 1946 में मंथ्स के अंदर जो डेट्स हैं वो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक आइडिया 1934, 1935 और 1940, 1942। 1934 एम एन रॉय की बात करनी है आपको, इसने आइडिया दिया था। 1935 INC की बात करनी है, 1938 जवाहरलाल नेहरू की बात, 1940 अगस्त ऑफर, 1942 क्रीप्स मिशन। इसी फ्लो में, इसी ऑर्डर में इसको मेमोराइज करना है, याद रखना है इन कॉन्सेप्ट्स को। व्हेन द असेंबली वाज सेट अप, फिर कब असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसको सेटअप कब किया गया, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था एक प्लान के जरिए से। उस प्लान को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, और इस कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोग होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें सपोज हमें 500 मेंबर्स रखने हैं, इसमें से कुछ लोगों को हम इलेक्ट करेंगे और कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे। जैसे कि अगर आज भी देखो आप लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड होते थे और बाकी जो है इलेक्टेड होते थे। अब वो 2 को हटाया गया था नॉमिनेटेड को, बट इस तरीके से उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई थी, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स, इसको इनडायरेक्टली किया गया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था क्या, मेंबर्स ने, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो इलेक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स उनको कैसे इलेक्ट किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस, आपको बोलना है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। बस ये कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जाम्स में आपको फाइंड आउट करना है, और ये कीवर्ड होते हैं पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, ये कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है, बाकी सारी कहानी तो आपको पता होती है। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और ये मेंबर्स आए कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, लिमिटेड वोटिंग राइट दिया गया था, ठीक है। वोटिंग राइट सबके पास नहीं था, लिमिटेड वोटिंग राइट दिए गए थे यहाँ पर। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ भी थे, आप बोल सकते हैं इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, सारे कम्युनिटीज़ के मेंबर्स जो है उनको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। जितने भी कम्युनिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, फारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे, SCs थे, STs थी, वुमेन्स, तो सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी कम्युनिटीज़ को कि उनको हमने इंक्लूड किया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे, ये आप मुझे, ये मैंने जानबूझकर नहीं डाला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे, 300 क्या था, 400 था या 300 था, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे और उसमें से क्या हुआ था, वो सारा आप लिखकर अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो मुझे पता चलेगा कि आप भी एफर्ट्स थोड़ा सा लगा रहे हो और आप भी जो है इंटरेस्टेड हो। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बोला था एक डेट आपको याद रखना है, एक ईयर आपको याद रखना है 1946। इसमें से आपको एक डेट याद, एक मंथ याद रखना है, वो है दिसंबर मंथ। फिर दिसंबर मंथ के अंदर कुछ डेज याद रखने, एक है 9 दिसंबर और एक है 11 दिसंबर और एक है 13 दिसंबर। बस यही आपको याद रखना है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ईजी है ना। इवेंट्स को कैसे याद रखना है, हिस्ट्री के इवेंट्स को आपको याद रखना है। 1946 ईयर है, 1946 में मंथ दिसंबर है, दिसंबर के 3 मंथ्स, 9 दिसंबर प्लस 2 करना है, 11 दिसंबर प्लस 2 करोगे तो 13 दिसंबर बन जाएगा। हुआ क्या है 9 दिसंबर को, होता क्या है 11 दिसंबर को, होता क्या 13 दिसंबर को, ये हम एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो
9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग मुस्लिम लीग बाइकॉट, पहली मीटिंग हुई। अब क्वेश्चन है सर किसकी मीटिंग? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई है वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ है। मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया है और इसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था और ये टेम्पररी प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर सचिंद आनंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया है। डेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट मीटिंग भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था या बाइकआउट किया था ये भी क्वेश्चन है, इसका टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था ये भी क्वेश्चन पूछा गया, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है। फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946, 2 दिन में ये हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या था? टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था? सचिंद आनंद सिन्हा। सचिन का नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए। 11 दिसंबर की बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया था परमानेंट प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था 11 दिसंबर को, यहाँ पर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स भी रखे गए थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। जनरली आपके माइंड में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट एक होता है, डेफिनेटली चलो मान लिया वाइस प्रेसिडेंट एक है, जैसे कि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो था, जो राज्यसभा का, उसने राज्यसभा का चेयरमैन आप बोल सकते हो या वाइस प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, जैसे होता है हमारे पास पार्लियामेंट में। इसी तरीके से उस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसका नाम था एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णम आचार्य, ठीक है, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णम आचार्य। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इट हैड टू वाइस प्रेसिडेंट्स। फिर नाम भी दिया होगा तो आपको फाइंड आउट करना है नाम। तो 4 लोगों का नाम मैंने बोला यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फिर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णम आचार्य, ठीक है, ये याद रखना है, एज इट इज़ याद रखना है। इसमें कोई भी ये नहीं चलेगा कि एक बार देखने से याद होगा, नहीं, ट्रिक्स बना के याद रखना है। फिर 2 दिन के बाद और एक बात हो गई थी, क्या हुआ था? 13 दिसंबर को नेहरू मूव्ड द फेमस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। नेहरू ने एक रेजोल्यूशन लाई है जिसका नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, मतलब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? फिलॉसफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मीनिंग जो आपको मीनिंग जो है वो है हमारे पास, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर और उसकी फिलॉसफी क्या होगी वो हम फिर आगे देखते हैं, प्रीएम्बल में सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है 13 दिसंबर को नेहरू ने लाया है, किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑलरेडी पूछा गया है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? फिलॉसफी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, इसकी फिलॉसफी क्या होगी वो इसमें बताया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। फिर 22 दिसंबर 1947, अब देखो 22 जनवरी, 13 दिसंबर से 1946 कितने दिन बच गए? अब यहाँ पर 17 डेज बचे और 22 जनवरी तक और 22 डेज हो गए, कितना हो गया? 7 to 9 हो गया। और यहाँ पर कितने दिन हो गए? ये 39 डेज के बाद, याद रखने के लिए 39 डेज के बाद अगले साल फिर 1947 में, ठीक है, लेकिन वो भी 22 जनवरी। मुंह तो करवाया है नेहरू ने ये आइडिया जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया गया है? 22 जनवरी 1946। इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पर रीज़न की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको MCQ ही करना है, ठीक है। तो इसको लेकिन अडॉप्ट किया गया, ये कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आ रही थी। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड। फिर 3 जून हुआ 1947। देखो 1946 से हम बाहर आ गए, 1947 की बात है, ठीक है। 1946 के 3 ही डेट याद रखने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ, 11 कर रहा हूँ और 13 कर रहा हूँ। ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? आपको याद करने के लिए। 22 जनवरी 1947 की बात करेंगे, ठीक है। अब 1947 में आ जाओ। 1947 के 2 डेट्स याद रखने, एक है 22 जनवरी वाला और दूसरा 3 जून वाला, ठीक है। 3 जून प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान को भी बोला जाता है, ठीक है, माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया गया है और 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अडॉप्ट किया गया। ये कीवर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद 1947, आपको पता है 1947 में एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इस एक्ट के जरिए से ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, इसमें बोला गया असेंबली बिकेम फुली सावरिंग। असेंबली जो है ये सावरिंग बन गई, पूरी कंप्लीट का सारा कंट्रोल इसके हाथ में, सारे डिसीजंस, एक्सटर्नल डिसीजंस हो, इंटरनल डिसीजंस हो, वो इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेगी, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा इसके ऊपर। आल्सो फंक्शनड एज लेजिस्लेटिव बॉडी, ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी का भी रोल प्ले करेगी पार्लियामेंट के अंदर। जब तक
आगे क्या होंगे, पार्लियामेंट ये बनाएंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इसको क्या रोल दिया गया है, इसको रोल दिया गया है अंडर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के जरिए से लेजिस्लेटिव बॉडी का रोल भी दिया गया। आगे अगर अभी आप देखोगे इंडियन पार्लियामेंट की आप बात करते हो ना, यहाँ पर हमारे पास लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है, ये हो गया हमारे पास पार्लियामेंट इंक्लूड दीज थ्री, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव और हमारे पास जुडिशरी होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, और सॉरी जुडिशरी का काम क्या होता है, ठीक है। जज का, जुडिशरी का काम क्या होता है, जो जज का रोल होता है वही यहाँ पर हमें देखने को, मतलब बैलेंस क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस, बाकी सारी चीज़ें देखता है कि एग्जीक्यूटिव सही तरीके से फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखते हैं, लॉज वायलेट तो नहीं हो रहे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहे हैं, सारा जुडिशरी का काम होता है। व्हेन एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये जब ठीक है कि एज इसने कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और दूसरा रोल क्या रहा है एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रोल किया एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो है वो कौन था, आपको ना राजेंद्र प्रसाद। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोल कर रही है एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, उस टाइम जो है प्रिजाइड कौन करता है, इसको प्रिजाइड कौन करता है, जीवी मावलंकर, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों का नाम आपको याद रखना है कि मैंने यहाँ पर बताया भी है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एक फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी रोल प्ले करता है तो उस टाइम प्रिजाइड कौन करता है, आपको बोलना प्रिजाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद, और एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी आपको बोलना है मावलंकर, ठीक है, प्रिजाइडेड बाय मावलंकर, ये आपको दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो कोड क्या है यहाँ पर, सी से CR याद रखोगे आप, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की बात आएगी तो आपको राजेंद्र प्रसाद को टिक करना है, LM फिर ऑटोमेटिकली मावलंकर आप लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ लिंक कर सकते हो। अदर की डिसीजंस ऑफ द असेंबली, और भी क्या क्या डिसीजंस लिया है असेंबली ने, किस असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ, ठीक है, जो इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के अंदर, इसको भी रेटिफाई किया गया था। दूसरा क्या गया था, नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया गया था। तीसरा क्या बोला गया था, नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया था। चौथा क्या है, नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। फिफ्थ क्या है, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला प्रेसिडेंट इंडिया का बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस असेंबली ने ली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ली थी। तो याद रखना है कॉमन, सिर्फ इतना कीवर्ड याद रखना है, कॉमनवेल्थ की बात आएगी तो 1949 मई की बात, ठीक है। फ्लैग की बात आएगी 22 जुलाई 1947, एंथम की बात आएगी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसीलिए यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें जो है ये एक साथ आपको याद करनी है, ये तीन चीज़ें आप एक साथ याद करोगे, उन दो को अलग से याद कर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। फ्लैग पहले लिखोगे आप, एंथम और सॉन्ग देखो आपको याद रखना है ASR, ठीक है, ASR, A का मतलब एंथम, S का मतलब सॉन्ग, R का मतलब राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, या ASP लिखोगे, ठीक है, ASP याद रहेगा प्रेसिडेंट। तो याद रखना है जो एंथम की बात करेंगे हम, और जो हम सॉन्ग की बात करेंगे और फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेट जो आपको याद रखना है वो 24 जनवरी 1950 का डेट याद रखना है। बस यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अबाउट नेशनल एंथम, नीचे डेट दिया होगा ऑप्शंस में, तो वो डेट फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, एक जैसे सब सारी चीज़ें लगती है, इसलिए इसको अलग अलग तोड़ के याद करना। तोड़ने का मतलब ये हो गया, देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ओवरलैप हो रही है, उनको एक साथ याद रखो। जैसे ये तीन अलग हैं तो इन तीन को अलग आप याद करोगे, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है, और ऊपर दो तो फिर अलग रखोगे ये आप, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे 26 नवंबर, ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, आपको बोलना है 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नवंबर जब हम प्रीएम्बल पढ़ोगे ना वहाँ पर इसकी बात होगी, और ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी हमारे पास उसमें प्रीएम्बल भी था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रीएम्बल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स के हमने बात की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स, अभी हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, पहले 8 शेड्यूल्स थे,
ठीक है, अभी मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं अभी उस टाइम, और जब बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, और प्रियम्बल भी उसको एंड पे क्या किया गया था, एडेड एट द एंड पे फिर ऐड किया गया था, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। ठीक है, कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि कुछ सम प्रोविजंस केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। अब यहाँ पर इटसेल्फ का मतलब क्या है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और कुछ प्रोविजंस थे जो सेम डेट को क्या किया गया था, सेम डेट को ही इफेक्ट, जिस साल 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इसी टाइम पे कुछ प्रोविजंस को इफेक्ट में भी लाया गया था। अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, याद रखना सीईपी, ठीक है, सीईपी या पीईसी पैक, ये ऐसे ही हमने भी एग्जाम्स के लिए याद रखा था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पर जब तक आपको थोड़ा सा ट्रिक्स इसमें नहीं हो, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा है ये पॉलिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फैक्ट्स पे ज़्यादा काम आपको करना है। ठीक है, रेस्ट केम इनटू फोर्स, तो कुछ प्रोविजंस ये तीन हैं जो यहाँ पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, ये इनको इफेक्ट में लाया गया था 26 नवंबर 1949, और बाकी जितने भी प्रोविजंस थे उनको इफेक्ट में कब लाया गया था, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, हमारे पास 26 जनवरी मनाया जाता है रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया, और 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। तो ये आपको याद रखना है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, और ये आपको याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चंस बनते हैं, 6 मेजर कमिटीज़ हमारे पास है। ठीक है, इनका की पर्सनैलिटीज़ का नाम और रोल। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपको पता है। एक और कमेटी है जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। यूनियन पावर्स कमेटी, देखो यूनियन कमेटी और यूनियन, देखो जहां पर भी यूनियन देखोगे आप सीधे आपको माइंड में आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन में डायरेक्टली आपके माइंड में जवाहरलाल नेहरू आना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है बी आर अम्बेडकर, लेकिन यूनियन कमेटीज में जवाहरलाल नेहरू याद आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, प्रोविंस की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, यूनिटी। ठीक है, आइडिया ऑफ यूनिटी जो दिया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप कब किया गया था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का डेट, इसको बनाया कब गया था, 29 अगस्त, याद रखना है 29 अगस्त 1947। अब मैं ये डेट क्यों लिखता हूँ, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती है। इसके कितने मेंबर्स थे हमें याद रखना है। पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद हो गया जो एज ए चेयरमैन रहेगा। सेकंड इसमें रहेगा एन गोपाला स्वामी अयंगर। थर्ड अलादी कृष्णा स्वामी अयर। ठीक है, ये अयंगर है और ये अयर है। ठीक है, यहाँ पर भी स्वामी है, यहाँ पर भी स्वामी है। डॉक्टर के एम मुंशी, सईद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर माधव राव। थर्ड जो है टी कृष्णम आचार्य। अब यहाँ पर ये 2 पर्सन्स का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि रिप्लेस्ड, तो इसने किसको, महादवा राव ने किसको रिप्लेस किया है, आपको BL मित्तर को। और जो कृष्णम आचार्य इसने किसको रिप्लेस किया था, DP, ठीक है, केतान को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दैट मीन्स एक तो ये 2 लोगों का भी नाम याद रखना है और इन 2 का भी नाम याद रखना है, क्योंकि वो आपको बताएगा वहाँ पर कौन सा मेंबर नहीं है। तो दैट अगर उसने ये भी नाम दिया है ना और ये भी नाम, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये भी इसके मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। फाइनली हमें क्या याद रखना है, किस तरीके से इसको फ्लो में, ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले फर्स्ट सजेस्टेड MN रॉय ने आइडिया दिया था, ऑफिशियली डिमांडेड बाय INC, फिर ये ऑफिशियली डिमांड INC ने किया था। INC फिर क्या होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज आइडिया नेहरू ने बताया था, फिर एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अगस्त ऑफर ने, क्रीप्स प्रपोजल फिर आया था, फिर कैबिनेट मिशन आया था, फिर फॉर्मेशन हुई थी 1946 में। किसकी बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब आप बोलोगे सर ये क्यों लाया है यहाँ पर, ये इसलिए, ये आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले क्या आया, MN रॉय, फिर ऑफिशियल डिमांड किया INC, पहले MN रॉय, फिर INC, फिर नेहरू की बात, फिर अगस्त ऑफर, फिर क्रीप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर फाइनली फॉर्मेशन हुआ। ये क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो JK SSB का एक फेवरेट टॉपिक बनता है। पहली मीटिंग कब हुई थी, मैंने पहले बोला था आपको 1946 में आना है। यहाँ पर आप 9 दिसंबर लिखोगे और 11 दिसंबर याद रखोगे। 9 दिसंबर को सिन्हा को बनाया गया था, सचिन आनंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर को 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट किया गया था। की रेजोल्यूशंस क्या लाई गई थी, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बाय नेहरू। उसके बाद अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। इनफोर्स कब किया गया था, आपको बोला 26 जनवरी 1950। और आपका क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाएगा।
इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है, वो यहाँ से आई विल एक्सपेक्ट कि 2 क्वेश्चंस में भी बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें उनका ध्यान जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस बने। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेशंस आप कंटिन्यूस बेसिस पे देखो, मैराथन्स 2-3 दिन के बाद वीक में 2 या 3 मैराथन्स आ जाएंगे, क्योंकि मैराथन्स को बनाने में टाइम लगता है, कंटेंट तैयार करने में मैराथन्स के हिसाब से टाइम लगता है। बट ये जो पॉलिटी जो है ये रेगुलर बेस पे रहेगा, और भी रेगुलर आपको आता रहेगा कंटेंट, आप इसको देखते जाओ और कंटेंट का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। जो मैंने क्वेश्चन दिया था कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, थोड़ा डिटेल में भी अगर लिखोगे वो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट आपके लिए भी अच्छा होगा, आप रिवाइज कर सकते हो।